नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक को चर्चा कर रहे हैं। 12वीं का जो रेनबो बुक है उसका जो पहला टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं बाय महात्मा गांधी। आइए सबसे पहले गांधी जी का एक परिचय। गांधी जी का सबसे पहला परिचय तो ये है कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गांधी, इन्हें कोई चिट्ठी भी लिखा, इन्हें अगर कोई चिट्ठी भी आता था तो लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया, दैट्स ऑल। ये काफ़ी होता था। इन्हें इनका परिचय दिया जाए, इसके लिए अंग्रेजी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश या दुनिया के किसी भी शब्दकोश में उचित शब्द ही नहीं है जो गांधी जी को सही ढंग से परिचय दे पाए। उसके लिए शब्द ही नहीं है। फिर भी एक परंपरा है कि हम जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो लेखक का परिचय लिखते हैं। तो इस परिचय में हम आपको बताएं कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और इनका मृत्यु 1948 में हुआ था। ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। इन्हें हम बापू के नाम से, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बापू के नाम से जाने जाते हैं या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। Was more a spiritual than a politician. Was more a spiritual leader than a politician. वो एक राजनीतिज्ञ थे, वो एक राजनेता थे, लेकिन उससे भी बड़े वो एक आध्यात्मिक गुरु थे, वो एक आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain इंडिपेंडेंस। वे एक ऐसे नेता रहे जो सत्य और अहिंसा को सफलतापूर्वक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इस्तेमाल किया और इसी सिद्धांत के कारण वे भारत को आज़ादी दिलाने में मदद किए। From 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics। वर्ष 1915 से बात करें, वर्ष 1915 से लेकर के वर्ष 1948 तक अगर हम इस समय के इस गलियारे को देखें तो हम यह पाते हैं कि 1915 से लेकर के 1948 तक गांधी जी भारतीय राजनीति पर क्या कहिएगा, एक मुश्त राज किए, इन द सेंस कि भारतीय राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। इनके बारे में ये जानकारी हमें पता होना चाहिए कि इन्हें 30 जनवरी 1948 को एक धर्ममंती के द्वारा मार दिया गया। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of chaste and idiomatic English। उनकी जो आत्मकथा है, जो उनका आत्मकथा है, वो पुस्तक जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के नाम से, कि शीर्षक से प्रकाशित है, और उनके बहुत सारे आर्टिकल्स जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे और कई सारे भाषण जो अलग अलग अवसरों पर उनके द्वारा दिया गया, ये तमाम चीज़ें उन्हें प्रकट करता है एक वास्तविक थिंकर के रूप में, एक बहुत बड़े, इतना ही नहीं, उन्हें इडियोमैटिक इंग्लिश के और चेस्ट के एक बहुत बड़े स्वामी के रूप में, एक बहुत बड़े मास्टर के रूप में उन्हें प्रकट करता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो प्रस्तुत पाठ आप पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस पाठ में, इस भाग में गांधी जी ने बात किया है। गांधी जी बात करते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, जो सफलतापूर्वक समय के गलियारे में सफलतापूर्वक
हमेशा हमेशा से खड़ा रहा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। जहाँ तक पश्चिमी सभ्यता की बात है, जो भौतिकतावादी, जो वास्तुवादी भौतिकतावादी संसार को अधिक प्रोत्साहित करता है, वो भारतीय और सभ्यता संस्कृति से मेल नहीं खाता है, जो नैतिकता को प्रबल देता है। अगर हम पश्चिमी सभ्यता संस्कृति की बात करें तो भौतिकता समझ रहे हैं आप, ये कार, ये बंगला, ये ज़मीन, ये वो दिस दैट, ये एक भौतिकता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इसको कहते हैं, और एक नैतिकता होता है। तो जो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति है वो भौतिकतावादी है, और जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो नैतिकतावादी है। ये नैतिकता को, ये नीति शास्त्र, इंसानियत को बढ़ावा देता है। तो आपको तय करना होगा, और आपको ये बहुत ही आसान भाषा में, गांधी जी ने बड़ी ही आसान भाषा में बताया है कि हमारी सभ्यता संस्कृति मूल रूप से है क्या। समय आ चुका है हम सबको, ठीक है, भारत ने इसके ऊपर में ढेर सारे हमले हुए, बहुत सारे हमले हुए। इतने हमलों के बावजूद भी अगर दुनिया के अन्य हिस्से को देखें हम, तो हमें लगता है कि वहाँ का संस्कृति खत्म हो गया, या उसका किसी और संस्कृति, वहाँ के लोगों ने किसी और संस्कृति का अनुसरण कर लिया। लेकिन भारत की बात देखिए, आज यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर आज भी आपको वो संस्कृति मिलेगा जो हजारों साल पहले प्रैक्टिस किया जाता था यहाँ पर। आइए गांधी जी के शब्दों में पढ़ते इसे, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा ये विश्वास है कि भारत ने एक जिस सभ्यता को विकसित किया है उसे इस दुनिया में खत्म नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो उसकी तुलना कर पाए, उस बीज की तुलना कर पाए जिस बीज को हमारे पूर्वजों ने बोया था। यानी कि हमारे सभ्यता का वो सूक्ष्म चीज़ें, वो बारीक चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने हमें बता के गया। जानते हैं, ऐसी कई सारी बातें होती है जो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को हैंड ओवर करके जाती है। ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला है, उसे दुनिया में ख़त्म नहीं किया जा सकता। और वो कितना ज़बरदस्त चीज़ है कि उसकी तुलना दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। सुनिए प्लीज़, रोम चले गए, रोम चले गए मतलब रोम क्या, सभ्यता चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, और ग्रीस मतलब यूनान जिसे हम लोग कहते हैं, यूनान की सभ्यता का भी यही हाल हुआ। द माइट ऑफ फारोज वाज ब्रोकन, और फारोज के किसको कहते हैं, मिस्र के शासक। द माइट ऑफ फारोज वाज ब्रोकन, मिस्र के शासक की शक्तियां भी खत्म हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान का तो पश्चिमीकरण हो गया। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन का तो कोई बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया, लेकिन भारत की बात कीजिए, बट इंडिया, भारत की बात कीजिए, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन भारत की बात कीजिए, आज भी भारत जैसे भी हो, किसी भी तरह से हो, वो अपने नींव पर खड़ा है। भारत का सभ्यता और संस्कृति आज भी यहाँ पर है, आज भी मौजूद है, और आज भी जिंदा है यहाँ पर। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। यूरोप के लोग which exist no longer in their former glory, यूरोप के लोग यूनान और रोम के लोगों से, उनके लेखन से अपने जीवन में आप वो सीख रहे हैं जो उनके जीवन में, उनके जीवन में कभी, उनके यहाँ कभी मौजूद नहीं था। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। और जब यूरोप के लोग यूनान और रोम के लोगों से सीखते रहते हैं, तो उस सीखने के प्रयास में वे ये कोशिश करते हैं कि वे ग्रीस और मतलब यूनान और रोम के में जो गलती है उस गलती को नज़रअंदाज करेंगे, गलती को नहीं सीखेंगे। सच इज देयर
पिचेबल कंडीशन, ऐसी हीन स्थिति उनकी है। लेकिन इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, लेकिन इन सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सभी के बीच में भारत आज भी स्थिर बना हुआ, एकदम स्थिर बना हुआ, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यह उसकी सुंदरता है। इट इज a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any change. भारत के ऊपर में ये आरोप भी कई बार लगते हैं कि भारत के लोग अजीब हैं, वो बेकार हैं, वो असभ्य हैं, वे अज्ञानी हैं, वे हठी हैं, वे बेवकूफ हैं, कि उनके ऊपर में कोई भी ये जो इतना पूरा धरती पर बदलाव आता है, यानी कि उनके ऊपर में ऐसा कोई भी बदलाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। वे किसी भी बदलाव को, इस तरह के बदलाव को नहीं, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये वास्तव में हमारे ये चार्ज जो है वो हमारे मेरिट पर है, हमारे अच्छाइयों पर ये आरोप है। What we have tested and found true on the anvil of our experience, we did not change. हमारे पास जो कुछ भी है वो एक लंबे अनुभव की बात है, और बड़े लंबे अनुभव, अपने अनुभवों को निचोड़ करके, अपने अनुभवों को निचोड़ करके जो सच हमने पाया है, हम उस सच के साथ कोई भी बदलाव करने का हिम्मत नहीं कर सकते हैं, और नहीं करना चाहिए। Many thrust their advice upon India and she remains steady. बहुत सारे लोग हैं जो अपने विचार को हमारे ऊपर में थोपना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन हमारा विचार स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। This is her beauty and it is the sheer anchor of our hope. यह इसकी हमारी सुंदरता है और यही हमारी आशा है। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. यहाँ सभ्यता को गांधी जी परिभाषित कर रहे हैं और कहते हैं कि सभ्यता हमारे चरित्र का वह तरीका है जो हमें कर्म के रास्ते की ओर इशारा करता है, हमें कर्म के रास्ते पर चलना सिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। याद रखिए, दो चीज जीवन में, कर्म करना और नैतिकता के साथ कर्म करना। कर्म और नैतिकता ये दोनों बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम कर्म करेंगे, हम नैतिकता के साथ कर्म करेंगे। हमारे यहां यह सिखाया जाता है, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशंस। नैतिकता को समझने का मतलब क्या हुआ? नैतिकता को समझने का मतलब हुआ अपनी मन और चाहतों पर नियंत्रित करना। सो डूइंग, ऐसा करके वी नो आवर सेल्फ, हम खुद को समझ लाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है एक अच्छा आचरण, आपके अंदर एक अच्छा विचार, अच्छा आचरण। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, और अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो भारत को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि कई सारे लेखकों ने दर्शाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी से भी कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति ठीक वैसा ही है जैसा कि इसको होना चाहिए। इसे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जानिए साहित्य के इस बात को, साहित्य के इस बात को अगर आप काश समझ जाएं तो हमारा जीवन का गुणवत्ता अच्छा हो जाएगा। साहित्य हमारे जीवन में गुणवत्ता लाता है जी, हमें सच्चाई से रूबरू कराता है जी, हम क्या हैं हमें बताता है जी। We notice that mind is a restless bird and the more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. We notice that, हम इस बात को जानते हैं, हमें ये बात पता है कि हमारा जो मन है
वह एक कभी नहीं थकने वाला एक पंछी है, और इस मन को जितना ही अधिक मिलता है यह उतना ही अधिक चाहता है, और अंततः असंतुष्ट का असंतुष्ट ही बना रहता है। तो कभी लेखक कहते हैं कि ये मन का स्वभाव है, ये मन का प्रवृत्ति है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, ये मन का प्रवृत्ति है, ये मन का प्रवृत्ति है, थोड़ा और थोड़ा और। अगर आपके पास चप्पल नहीं है तो आपको लगेगा कि काश चप्पल हो जाए, नंगा पाँव चलते हैं, काश हमको चप्पल हो जाए, और चप्पल हो जाए और पैदल चलते हैं तो आपको लगता है वो काश साइकिल हो जाता। चलिए भाग्यशाली आपको साइकिल हो गया, अब साइकिल पर जा रहे हैं और कोई बगल से मोटरसाइकिल गुजर, आपको लगता है काश मोटरसाइकिल हो जाता। पैडल पर हेल्डिन मार मार, पैडल पर पाँव चलाते चलाते पाँव भरा दुख जाता, मोटरसाइकिल पर सुई जाएंगे, फिर मोटरसाइकिल हो गए। तो चलिए धूप में धूप भी लगेगा और बारिश में भीगने का भी डर है, आपको लगता है काश कार हो जाता, चलिए आपको कार भी हो जाए, और आपको मन होता नहीं एसी कार हो जाता, मेगा कार हो जाता, BMW हो जाता, फॉर्च्यूनर हो जाता। चूँकि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं तो चलिए आपको BMW कार भी हो गया। अब बात इतना सा है कि पूरे धरती के सड़क को आप बिल्कुल अच्छा बना दें, ये पूरी तरह से आपके हाथ में तो है नहीं। तब आपके मन होता है कि ओह ये जर्किंग से बचने के लिए कि हेलीकॉप्टर हो जाता। चलिए बहुत भाग्यशाली है, इसलिए ईश्वर आपके सभी चीज़ को मानते हुए आपको एक हेलीकॉप्टर भी हो गया। क्या आपको लगता है जब आप हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे होंगे और आपके ऊपर से कोई एक महंगा सा एरोप्लेन गुजरेगा तो आपके मन में उस एरोप्लेन को पाने का नई इच्छा जागृत नहीं होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि मन के इस खेल को, इस प्रवृत्ति को समझ लीजिए। मन का ये प्रवृत्ति है थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। इसलिए जब आपके पाँव में चप्पल नहीं थे और आपको दुख हो रहा था कि काश चप्पल हो जाए, तभी आप ये सोचते कि चलो मेरे पाँव में चप्पल नहीं है तो मुझको जीवन जीने में तकलीफ होता है। दुनिया में तो वे भी लोग हैं जिनको पाँव ही नहीं है, वो कैसे जीवन जीता है? ऐसे भी लोग हैं जिसे पाँव है ही नहीं तो पाँव में चप्पल का क्या बात है, और वो सुंदर से जीवन वो भी जीते। इसीलिए हमारे संस्कृति में हमें बताया गया है कि हम अपने जीवन को कम से कम चीज़ों के साथ जिए। हमें मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आई एम नॉट द हेटर ऑफ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, खास करके मैं महात्मा गांधी जी की नहीं, मैं जीके एमएन की भी बात करूँ तो मैं भौतिकवादी दुनिया का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो दुनिया जिस तरह से लोगों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है, लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित कर रही है, लोगों का दुश्मन बनाते जा रहा है, और लोगों को उसके ब्लड प्रेशर, उसके डायबिटीज़, उसको डिफरेंट तरह के बीमारी का वजह हो रहा है, ये भौतिकतावादी संसार, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो जरूरी है इस समय में कि मन के इस खेल को हम समझें। ये मन का जो खेल है थोड़ा और थोड़ा और, इस खेल को समझें हम। और हमें बताया जाता है, हमारे यहाँ तो भारत में नागा बाबा होते कपड़ा भी नहीं पहनते, हमें बताया जाता है कम से कम भोजन के साथ जीवन को जीना, कम से कम वस्त्र के साथ जीवन को जीना, कम से कम वस्तु का इस्तेमाल करते हुए जीवन को जीना। ये जीवन की सुंदरता है। किसी नागा बाबा को डायबिटीज नहीं होगा क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं है रूम रेंट देने का और कपड़ा खरीदने का। अब कपड़ा खरीदने का टेंशन नहीं है, इसलिए उसको कपड़ा साफ करने के लिए साबुन का टेंशन नहीं है, और कपड़ा में आयरन करने के लिए उसको पैसा देने का जरूरत नहीं है, उसको पानी का जरूरत नहीं है क्योंकि कपड़ा साफ करने का जरूरत नहीं है उसको रूम रेंट, उसको बिजली बिल देने का जरूरत नहीं है क्योंकि उस रूम में इस तरह का जीवन शैली उसका नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि BMW कार में चढ़ना खराब बात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि BMW कार में चढ़े हुए हैं और मुंह ऐसे करके लटका हुआ और टेंशन में, और वो फ्रस्ट्रेशन बाजी, वो जीवन अच्छी बात नहीं है। आइए लौटते हैं। तो क्या कहते हैं गांधी जी कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, स्टिल इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। मन एक कभी नहीं थकने वाली पंछी है, और इस मन को जितना अधिक मिलता है ये उतना ही अधिक चाहता है, और फिर अंततः यह असंतुष्ट का असंतुष्ट ही बना रहता है। ये होता है ना। द मोर वी इंडल्ज आवर पैशंस द मोर अनब्राइटल्ड दे बिकम। हम अपने चाहतों को जितना ही अधिक फैलाएंगे यह उतना ही अधिक और नियंत्रित होगा। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट
टू आवर इंटेलिजेंस। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे चाहतों को एक सीमा दिया था। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। वो इस बात को मानते थे कि खुशियों का बहुत हद तक संबंध आपके मन से है। प्रसन्नता का संबंध कहाँ से है? आपके मन से है। आपका मन जहां प्रसन्न हो जाएगा वहीं खुशी है। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. कोई आदमी इसीलिए खुश है क्योंकि वो अमीर है, या कोई आदमी इसीलिए दुखी है क्योंकि वो गरीब है। ये जरूरी नहीं है। The rich are often seen to be unhappy and the poor to be happy. अमीरों को दुखी देखा गया है और गरीबों को खुशहाल देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। इसीलिए लाखपति जो होंगे ना हमेशा गरीबे रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। इसीलिए इन सभी चीज़ों का अवलोकन करते हुए, राजू जी, इन सभी चीज़ों का अवलोकन करते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें आरामदायक और आनंददायक जीवन से बचने के लिए कहा था। We are managed with the same kind of law as existed thousands of years ago. हमारे पास वही हल आज भी है जो हजारों वर्ष पहले था। यानी कि हमारा जीवन जीने का तरीका आज ही भारत में वही है जो हजारों वर्ष पहले था। We have retained the same kind of courage that we had in former times and our indigenous education remains the same as before. हमारे पास आज भी वही कुटिया है जो पुराने समय में था, और हमारे पास आज भी घरेलू शिक्षा वैसी ही है जैसा कि पहले था। We have had no system of life corroding competition. हमारे पास जीवन को बर्बाद करने वाला ऐसा कोई भी प्रतियोगिता नहीं था। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. हम में से हर कोई अपना कोई पेशा करता था या कोई व्यापार करता था और एक उचित मजदूरी लेता था। It was not that we did not know how to invent machinery. बात ऐसी नहीं थी कि हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। But our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fever. बल्कि हमारा ऐसा बात नहीं था कि मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बल्कि हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि अगर हम इन चीज़ों के पीछे अपने दिल को ले जाएंगे, अगर हम मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे, तो फिर हम मशीनों का दास हो जाएंगे और हम अपना नैतिक मूल्य खो देंगे। याद रखिएगा, अगर आप मशीन से करेंगे तो मशीन आपका दास होगा, मशीन का आप दास होंगे, और आप अगर हाथ से करेंगे तो आप किसी का दास नहीं होंगे। तो हमारे पूर्वजों ने हमें दास बन के नहीं बल्कि स्वामी बन के, मालिक बन करके जीवन जीत सिखाया कि हर काम अपने से करें, खुद से करें। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we would do with our hands and feet. इसीलिए बड़े लंबे और गहरे विचार विमर्श के बाद वे ये निर्णय लिए कि हमें उन्हीं कार्यों को करनी चाहिए जो हम अपने हाथ और अपने पांव के मदद से करते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in proper use of our hands and feet. वे इस बात को जानते थे, वे इस बात को देखे कि हमारा वास्तविक खुशी जो और हमारा वास्तविक खुशी और प्लस हमारा स्वास्थ्य, ये दोनों ही हमारे हाथ और पाँव के सही ढंग से इस्तेमाल करने में। अगर हम अपने हाथ पाँव का इस्तेमाल करेंगे तो दो चीज़ मिलेगा, एगो खुशी मिलेगा और एगो हेल्थ मिलेगा। गांधी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be। तो फिर क्या कहते हैं कि आगे हमारे पूर्वजों ने आगे इस बात का ये बात बताया कि
जो बड़ी बड़ी शहरें हैं वहाँ पर समझिए वो एक वहाँ पर जाल फैला हुआ है। हाँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेवजह का पाप का भार बना हुआ है, और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर बड़े बड़े शहरों में लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ पर चोरों का गैंग होगा, रॉबर्स लुटेरों का गैंग होगा, प्रोस्टिट्यूशंस वेश्यालय होगी, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, एंड दैट पुअर वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन। और वहाँ पर ऐसे जगहों पर ही अधर्म को फैलाने वाले काम होंगे बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, और गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा लूटा जाएगा। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होगा। गांव में प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, लुटेरा, चोर, इस तरह का चीज़ गांव में नहीं, राइट। तो गांव में ऐसी चीज़ें होने का, इसीलिए हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव बना के रहते थे। भारत गांवों का देश है, भारत शहरों का देश नहीं, भारत गांवों का देश रहा। भारत का आत्मा गांव में बसता है। They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and they therefore held a sovereign of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. हमारे पूर्वजों को ऐसा लगा कि राजा का जो तलवार होता है वह नीति के तलवार के सामने में कम ताकतवर होता है। हाँ, नैतिकता मजबूत होता है कि राजा मतलब जो नैतिकता होता है सोल फोर्स फिजिकल फोर्स से अधिक ताकतवर होता है। नैतिकता जो है वो शारीरिक ताकत ज़्यादा होता है कि नैतिकता इंसानियत का ताकत सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। Therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. ऋषि और फकीर यहाँ जो ऋषि और फकीर थे उनके सामने में बाकी चीज़ें, ऋषि फकीर जिसके पास कुछ नहीं होता था उसके सामने में बहुत कुछ वाला कुछ नहीं था। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इसीलिए ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक ऐसा देश जिसके पास इस तरह का संविधान हो, इस तरह का विचार हो, भारत एक ऐसा देश जिसके पास इस तरह का विचार हो, इज फिटेड टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। गांधी जी कहते हैं कि भारत जिसके पास ऐसी विरासत हो और ऐसा विचार हो, उसको वो किसी से सीखे, इससे बेहतर वो किसी को सिखाए। ऐसा देश किसी से सीखे ये उसको फिट नहीं करता है, ये भारत के पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है, ये भारत के पर्सनैलिटी के अगेंस्ट में कि जिसके पास इतना कुछ है वो किसी से सीखे नहीं, ये दूसरे को सिखाए। भारत शुड टीच अदर्स। गांधी को जो सच्चे अर्थ में नहीं समझ, गांधी को कई सारे लोग गलत कहते हैं, कुछ लोग गलत भी कहते हैं, उनको गलत नहीं कहे तो कुछ लोग तो उन्हें सूट कर दिया। हम उनको कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। अब गांधीइज्म को ठीक से नहीं, और गांधी जी बोले थे कि तुम गांधी को मार सकते, गांधीइज्म को नहीं मार सकते। गांधी कोई नाम नहीं है यार, ये कोई व्यक्ति थोड़ी है गांधी। इट्स नॉट, गांधी इज नॉट अ नेम ओनली, ये सिर्फ महज एक नाम नहीं है, एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है। तुम 10 गांधी को मारोगे 10 करोड़ गांधी जन्म लेगा। गांधी एक विचार है, उस विचार को कोई नहीं खत्म कर सकता, इस विचार को नहीं मारा जा सकता। The nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. पता है, राष्ट्र के पास कचहरियाँ थी, वकील थे, वैद्य थे, लेकिन वो सभी अपनी सीमा में थे। Everybody knew that these professions were not particular superior. हर कोई जानता था कि ये जो पेशा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस पेशा को भारत में अच्छा नहीं माना जाता था। Moreover, these वकील्स and वैद्य didn't rob people. और इससे बड़ी बात, इससे अधिक बात ये थी कि ये जो वकील या वैद्य थे वो लोगों को लूटने का काम नहीं करते थे। They were considered people's dependents, not their master. उन्हें लोगों के ऊपर में निर्भर माना जाता था कि मूल रूप से कि उन्हें लोग पैसा देगा, लोग उनको सेवा के रूप में कुछ पैसा देगा, इस पर उनका जीवन चलेगा। तो वो लोगों
पर निर्भर थे, वो लोगों का मालिक उन्हें नहीं माना जाता था। जस्टिस वॉज टॉलरेबल फेयर, भारत में न्याय एक साफ सुथरा व्यवस्था यहां पर था। ओके, द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, एक आम बात था कि भाई कोई झगड़ा लड़ाई हुआ तो कोर्ट नहीं जाना, गांव में 10 आदमी बैठ करके पंचायती करके निभा लिया। भारत में एक आसान सा परंपरा हमारे यहाँ था, 5 आदमी बैठ करके समस्या का समाधान हो गया, कोई कोर्ट दौड़ने का बात नहीं होता था गांव में। देयर वर नो टाउट्स और ल्यूर पीपल इनटू देम, और फिर आपको पता है कि गांव में कोई दलाल देने वाला या प्रलोभन देने वाला कौन, इस तरह का गांव में का संस्कार नहीं था। गांव में दलाल टाइप से आदमी नहीं रहता था। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, ये जो राजधानियां हुआ करती थी बड़े शहर, उसमें या उसके इर्द गिर्द ये बुरी चीजें थी, लेकिन गांव में ऐसा बात नहीं था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, आम आदमी स्वतंत्रता पूर्वक रहता था और वो कृषि कार्य करता था, कृषि पर आधारित था। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वे वास्तव में सच्चे घरेलू जीवन को जीते थे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वटरीज, आप भारतीय सभ्यता संस्कृति जैसा कि इसे जिस तरह से मैंने वर्णन किया, मतलब जिस तरह से गांधी जी वर्णन किए हैं, इस योगी लोग और भी जो लोग हैं वो भी इसी तरह से, भारत के जो योगी लोग हैं, जो यौगिक परंपरा यहाँ पर है, वो लोग भी इसे इसी तरह से वर्णन किए हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन, इस धरती पर किसी भी हिस्से में, इस धरती के किसी भी भूभाग में या धरती की किसी भी सभ्यता में ऐसा कोई भी सभ्यता नहीं है जहां पर हर कोई पूर्ण हो। पूर्ण कोई नहीं है, किसी भी सभ्यता का सभी व्यक्ति पूर्ण है ये कहीं नहीं है यार। हर सभ्यता में कुछ न कुछ बुराइयां होगी, कुछ न कुछ नकारात्मकता होगी, कुछ न कुछ चुनौतियां होगी। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। तो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो विचार है वो नैतिकता को बढ़ावा देने वाला है, तो दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का जो विचार है वो ऐसा लगता है कि नास्वरता को बढ़ावा देने वाला है। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। जो पहले वाला है वह उसमें वो ईश्वर वगैरह को नहीं मानते हैं, बल्कि दूसरे वाले जो हैं वो ईश्वर को मानते हैं। भारत में ईश्वर की मान्यता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लेबर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। ऐसा विश्वास करते हुए और ऐसा मानते हुए और ऐसा जानते हुए हर भारत के प्रेमी को, जो कोई भी भारत को प्रेम करते हैं, हर किसी का यह दायित्व है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ऐसे चिपके रहे जैसे कोई शिशु अपनी माता के छाती से चिपके रहता है। गांधी जी कहते हैं कि हमें अपने सभ्यता और संस्कृति से चिपके रहना है। उस स्नेह के साथ, जिस स्नेह के साथ एक शिशु अपने माता के छाती के साथ चिपका रहता है, उस विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ एक शिशु अपनी माता की छाती के साथ चिपका रहता है, उस शालीनता के साथ एक शिशु अपने माता के छाती से चिपका रहता है, उसी तरह से ये जो हमारा सभ्यता और संस्कृति है, इसमें हमारा मातृत्व का भाव है और हमें इस मातृत्व के भाव को बनाए रखना है। हमें अपने सभ्यता और संस्कृति से चिपके रहना। याद रखिएगा, आज के परिदृश्य में देखिए ना इसको, कोरोना जो बड़े बड़े हेल्थ स्ट्रक्चर जिसके पास था उसे तहस नहस कर दिया और भारत के सभ्यता संस्कृति में आकर के कोरोना का दम निकल गया। यहां पर भी कुछ शहरों में इन्होंने तांडव किया, लेकिन गांव जाते जाते कोरोना का दम टूट गया। हम कोरोना को कम करके नहीं आंक रहे हैं, लेकिन यह तो तय बात है कि अगर हम जमीन से जुड़े हुए हैं, भारत जमीन से जुड़ाव हमारा, बस अगर जमीन से हमारा जुड़ाव है तो समस्याएं, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन वह हमारे जुड़ाव के सामने में बौना हो जाएगा, वो टूट जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो इसी अध्याय का जो अगला पार्ट है हम अपने अगले वीडियो में कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।